एक ऐसे अनुभव के बारे में सोचते हैं जिससे शायद हम सब गुजरे हैं। परीक्षा के लिए रात रात भर जागकर पढ़ाई की, अच्छे नंबर भी आ गए, लेकिन एक हफ्ते बाद सब कुछ दिमाग से गायब। या फिर किताब का एक पूरा पन्ना पढ़ लिया और अंत में एहसास हुआ कि कुछ भी समझ नहीं आया, बस आंखें शब्दों के ऊपर से गुजर गईं। ये सिर्फ भूलने की बीमारी या ध्यान की कमी नहीं है। बिल्कुल। और ये अनुभव इतना आम है ना कि हम इसे सामान्य मानकर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन आज हम जिस सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो बताती है कि यह एक बहुत गहरी और व्यापक समस्या है। इसे कहा गया है संज्ञानात्मक अंधापन या कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस। और साफ कर दें, इसका आंखों की रोशनी से कोई लेना देना नहीं है। यह ज्ञान को सही मायने में समझने की क्षमता में एक तरह की रुकावट है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हमारे पास शिव नारायण का एक शोध पत्र है जो तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित हुआ है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये संज्ञानात्मक अंधापन आखिर है क्या, ये हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में इतनी गहराई तक क्यों समाया हुआ है। और सबसे जरूरी, लर्नोग्राफी नाम का एक वैकल्पिक मॉडल इसके समाधान के लिए क्या सुझाव देता है। तो सबसे पहले ये साफ कर लें कि जब हम अंधापन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम किसी शारीरिक अक्षमता की बात नहीं कर रही हैं। शोध पत्र में इसे एक कार्यात्मक कमी कहा गया है। इसका मतलब हुआ कि छात्र सीखने की सारी क्रियाएं कर रहे होते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, परिभाषाएं रटते हैं और परीक्षा भी पास कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान को सच में समझने वाला हिस्सा, वो आहाह वाला पल, वो कहीं गायब रहता है। यही इसका सबसे हैरान करने वाला पहलू है। शोध इसे परिभाषित करता है ज्ञान के प्रदर्शन और संज्ञानात्मक समझ के बीच एक न्यूरोलॉजिकल और कार्यात्मक अलगाव के तौर पर। अरे बाप रे, ये तो काफी भारी शब्द है। हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका सीधा मतलब है कि दिमाग के दो हिस्सों के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो टूट गया है। हाँ बिल्कुल, वो टूट गया है। एक हिस्सा जो जानकारी याद रखता है और परीक्षा में लिखता है, और दूसरा हिस्सा जो उस जानकारी का मतलब समझता है। ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। जानकारी दिमाग तक पहुंच तो रही है, लेकिन सार्थक संबंध नहीं बना पा रही है। मतलब ये किसी छात्र की व्यक्तिगत कमी नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होने पर छात्र या तो खुद को दोष देते हैं या शिक्षक उन्हें कमजोर मान लेते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये शोध साफ कहता है कि ये छात्र की व्यक्तिगत क्षमता की कमी नहीं, बल्कि सिखाने के तरीके में एक प्रणालीगत विफलता है। छात्र एक तरह से निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसे सक्रिय रूप से समझ नहीं पा रहे हैं। विज्ञान के उपभोक्ता बन गए हैं, निर्माता नहीं। और यहीं पर यह शोध सीधे तौर पर हमारे पारंपरिक टॉकिंग स्कूल मॉडल को जिम्मेदार ठहराता है। ये वही मॉडल है जिसमें हम सब पढ़े हैं, ज्ञान किताब से शिक्षक तक, और फिर शिक्षक से छात्र तक पहुंचता है। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष रास्ता है। हाँ, एक इनडायरेक्ट रूट। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि शोध इस प्रक्रिया को कैसे वर्णित करता है। ये कहता है कि इस अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से बुद्धि की परतें गायब हो जाती हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई आपको किसी फल का सिर्फ नाम बताता है तो आप उसे रट लेते हैं, लेकिन जब आप उसे खुद चखते हैं, महसूस करते हैं, तो उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका अनुभव आपके दिमाग में बस जाता है। पारंपरिक शिक्षा में हम बस फलों के नाम रट रहे हैं, उन्हें चख नहीं रहे हैं। छात्र वैचारिक स्पष्टता के बिना मौखिक परिचिति विकसित कर लेते हैं, यानी वे शब्दों को तो जानते हैं पर उनका गहरा मतलब नहीं समझते। और शायद इसीलिए परीक्षा के बाद ज्ञान ढह जाता है, क्योंकि उसकी नींव ही मजबूत नहीं थी। वो बस याददाश्त के सहारे टिका था, समझ के सहारे नहीं। ठीक यही बात है। ये दिमाग की प्राकृतिक ज्ञान निर्माण प्रक्रिया को दरकिनार कर देता है। तो ये तो साफ है कि सिर्फ सुनकर या रटकर सीखना एक टूटी हुई व्यवस्था है। ये जानना थोड़ा निराशाजनक भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पेपर सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक पूरा नया ढांचा पेश करता है। इसका नाम भी काफी दिलचस्प है, लर्नोग्राफी। ये सुनने में किसी नई विधा जैसा लगता है। अगर पुराना तरीका काम नहीं कर रहा तो ये लर्नोग्राफी क्या समाधान देती है? लर्नोग्राफी सीखने को एक निष्क्रिय प्रक्रिया से एक सक्रिय निर्माण प्रक्रिया में बदलने का एक पूरा सिस्टम है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से होती है, जिसे शोध में ब्रेन पेज कहा गया है। ब्रेन पेज सुनने में ये दिमाग के अंदर एक फाइल फोल्डर जैसा लगता है, या जैसे हम किसी विषय पर नोट्स बनाते हैं, उससे ये अलग कैसे है? ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत ब्रेन पेज को एक संरचित तंत्रिका मानचित्र यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड न्यूरल मैप के रूप में वर्णित करता है।
इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी नए शहर में जाती हैं तो आप सिर्फ गलियों के नाम नहीं रखती, आप अपने दिमाग में एक नक्शा बनाती हैं। कौन सी जगह किसके पास है, कहाँ से शॉर्टकट है, मेन मार्केट कहाँ है। ब्रेन पेज भी ज्ञान का ऐसा ही नक्शा है। ये सिर्फ जानकारियों की लिस्ट नहीं, बल्कि उन जानकारियों के बीच के कनेक्शन का एक विजुअल मैप है जो दिमाग स्वाभाविक रूप से समझता है। अच्छा, तो जैसे मेरे नोट्स एक सीधी लाइन में लिखे हो सकते हैं, लेकिन ब्रेन पेज एक मकड़ी के जाले जैसा होगा जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा है। बहुत बढ़िया सादृश्य है। बिल्कुल वैसा ही। समझ वाक्यों के रूप में संग्रहित नहीं होती, बल्कि नक्शों या कनेक्शन के रूप में होती है। तो लर्नो-कैफे का प्रस्तावित समाधान एक सीधा किताब से दिमाग मॉडल है, जहां छात्र शिक्षक के माध्यम से जाने के बजाय सीधे किताब से पढ़कर सक्रिय रूप से अपने स्वयं के ब्रेन पेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, ब्रेन पेज पर थोड़ा और रुकते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं आज किसी विषय पर ब्रेन पेज बनाना चाहूँ तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? क्या इसका कोई तय तरीका है? हाँ, और यहीं पर शोध दो और दिलचस्प विचारों को सामने लाता है, स्पेक्ट्रम बुक और मैट्रिक्स बुक। ये सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि ज्ञान को व्यवस्थित करने के तरीके हैं। शोध में एक बहुत ही प्यारा सादृश्य है। स्पेक्ट्रम बुक माँ की किताब है जो परिभाषाएं सिखाती है, यानी क्या, और मैट्रिक्स बुक पिता की किताब है जो संरचना और संबंध सिखाती है, यानी क्यों और कैसे। एक सफल ब्रेन पेज बनाने के लिए इन दोनों की जरूरत होती है। वाह, ये तो समझने में बहुत आसान हो गया। तो पहले आप स्पेक्ट्रम बुक से सीखते हैं कि सारे जरूरी हिस्से क्या हैं, और फिर मैट्रिक्स बुक का इस्तेमाल करके उन हिस्सों को एक दूसरे से जोड़कर पूरा नक्शा बनाती हैं। और शायद इस संरचना की कमी ही संज्ञानात्मक अंधापन का एक मुख्य कारण है। बिल्कुल, इनके बिना ज्ञान अव्यवस्थित और गैर हस्तांतरणीय रहता है। और ये शोध और भी गहरा जाता है। ये ज़ीड को ज्ञान हस्तांतरण के मौलिक कण के रूप में भी पेश करता है, जैसे प्रकाश के लिए फोटॉन होता है। वाह, तो ये रिसर्च सिर्फ तरीकों की बात नहीं कर रही, ये सीखने की पूरी फिजिक्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे फिजिक्स में हर चीज एटम से बनी है, वैसे ही ये कह रही है कि हर ज्ञान ज़ीड नाम की एक छोटी सी इकाई से बना है। इसका मतलब है कि अगर हम उस सबसे छोटी इकाई को ठीक से ट्रांसफर करना सीख गए तो सीखना पूरी तरह बदल सकता है। यही इसका क्रांतिकारी विचार है। और ये साइक्लोज़ीड का भी जिक्र करता है, जिसे ये थैलेमस में मस्तिष्क की सीखने की मशीन बताता है, जो दोहराव के माध्यम से याद रखने और ब्रेन पेज को मजबूत करने में मदद करती है। ठीक है, तो हमने ब्रेन पेज, स्पेक्ट्रम और मैट्रिक्स बुक और यहाँ तक कि ज्ञान के एटम यानी ज़ीड के बारे में भी बात कर ली। लेकिन ये सब एक असली कक्षा में कैसा दिखेगा? ये सिर्फ छात्रों के चुपचाप किताबें पढ़ने और नक्शे बनाने जैसा तो नहीं हो सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शोध कई सक्रिय तरीकों का सुझाव देता है। ये मस्तिष्क के 7 लर्निंग सर्किट का उल्लेख करता है: संज्ञानात्मक, लिम्बिक, मोटर, मिरर, कंपास, फॉर्मेटिंग और ज़ीड सर्किट। पारंपरिक कक्षा में इनमें से ज्यादातर सर्किट बंद रहते हैं। हाँ, समाधान इन सभी को सक्रिय करने में है। और ये सक्रिय कैसे होंगे? इसके लिए ये कुछ ठोस तरीके बताता है। पहला है मिनिएचर स्कूल, यानी छोटे छोटे सहकर्मी से सहकर्मी शिक्षण समूह। जब एक छात्र दूसरे को कुछ समझाता है तो उसका अपना ब्रेन पेज और भी मजबूत होता है। दूसरा, ये मोटर ज्ञान पर बहुत जोर देता है। मोटर ज्ञान, ये क्या है? इसका मतलब है करके सीखना, यानी सवालों के जवाब देकर सीखना, न कि सिर्फ उन्हें सुनकर। जब आप अपने हाथ से जवाब लिखते हैं या बोलकर समझाते हैं तो दिमाग का मोटर सर्किट सक्रिय होता है और ज्ञान ज्यादा गहराई से बैठता है। ये मोटर ज्ञान वाली बात मुझे समझ आ रही है। मैंने एक बार ऑनलाइन वीडियो देख के एक डिश बनाने की कोशिश की थी। मैंने वीडियो 10 बार देखा, मुझे सारे स्टेप्स मुंह ज़बानी याद थे, पर जब असल में बनाने गई तो हाथ ही नहीं चल रहे थे। जब तक खुद करके नहीं देखा तब तक सीखा ही नहीं। शायद यही है मोटर ज्ञान। आपने बिल्कुल सही समझा, यही मोटर ज्ञान है। और इसमें शिक्षक की भूमिका भी बदल जाती है। वो सिर्फ लेक्चर देने वाला नहीं रहता, बल्कि एक ब्लैक बोर्ड परफॉर्मर बन जाता है। एक मिनट, ब्लैक बोर्ड परफॉर्मर? ये तो किसी एक्टर जैसा साउंड कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि हर टीचर को अब ड्रामा भी सीखना पड़ेगा? ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? नहीं, इसका मतलब एक्टिंग करना नहीं है। इसका मतलब है ब्लैक बोर्ड का गतिशील रूप से उपयोग करना, एक डायनामिक एंड लिविंग ब्लैक बोर्ड इफेक्ट बनाना।
जहां शिक्षक भाषण, लेखन और दृश्यों का एक साथ इस्तेमाल करके छात्रों के दिमाग में ब्रेन पेज बनाने की प्रक्रिया को लाइव दिखाता है। वो ज्ञान को परोसता नहीं, बल्कि उसे बनते हुए दिखाता है। और इसी प्रक्रिया में गलतियां भी होंगी। पारंपरिक क्लास में तो गलतियों पर डांट पड़ती है। और यहीं एक और बड़ा बदलाव आता है। शोध कहता है कि एक गलती जी फैक्टर का एक रूप है जो किसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करती है। पारंपरिक मॉडल में गलतियों को असफलता के रूप में देखा जाता है, लेकिन लेनोग्राफी मॉडल में वे सीखने के लिए एक गाइड की तरह हैं, जो हमें सही रास्ते पर ले जाती हैं। वे दिमाग को संकेत देती हैं कि कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये पेपर कह रहा है कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी सिग्नल है। ये तो हमारे पूरे रिपोर्ट कार्ड सिस्टम पर ही सवाल उठाता है, जो सिर्फ सही जवाबों को इनाम देता है। बिल्कुल, ये सीखने की पूरी संस्कृति को बदलने की बात करता है। ठीक है, हमने समस्या यानी संज्ञानात्मक अंधापन को समझा और एक प्रस्तावित समाधान यानी लेनोग्राफी और उसके अलग अलग हिस्सों जैसे ब्रेन पेज और सक्रिय सीखने पर भी बात की। अगर अब हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? इसका बड़ा संदेश क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका मतलब ये है कि हमारी शिक्षा प्रणाली शायद अनजाने में वास्तविक समझ पैदा किए बिना दिखावटी सफलता देने के लिए डिजाइन की गई। मतलब अच्छे ग्रेड। ये शोध मस्तिष्क केंद्रित सीखने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का आह्वान करता है। ये ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन तरीकों का उपयोग करके होशियारी से सीखने के बारे में है जो दिमाग की जानकारी संसाधित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुरूप हों। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं है, बल्कि इसका असर हर उस छात्र पर पड़ता है जो इस प्रणाली से गुजर रहा है। ये प्रणाली उन्हें ज्ञान का भ्रम तो दे रही है, लेकिन समझ की शक्ति नहीं दे रही। और ये सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है, इसके दूरगामी प्रभाव हैं। जब ये छात्र काम करने की दुनिया में आते हैं तो वे समस्या समाधान या अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को जोड़ने में संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ज्ञान को गहराई से बनाना नहीं सीखा, केवल उसे दोहराना सीखा है। वे जानकारी तो दे सकते हैं, पर उस जानकारी से नई सूझबूझ पैदा नहीं कर सकते। शोध के अंत में एक कॉल टू एक्शन खंड भी है। क्या वो कुछ ठोस कदम बताता है? हाँ, वो शिक्षकों, स्कूलों, माता-पिता और यहाँ तक कि छात्रों को भी ब्रेन पेज बनाकर और ज्ञान का अभ्यास करके अपने सीखने पर नियंत्रण करने के लिए विशिष्ट सलाह देता है। ये कहता है कि छात्रों को अपने दिमाग का मिनी टीचर बनना होगा, जो लगातार खुद से सवाल पूछे और अपने ज्ञान के नक्शे को बनाता और सुधारता रहे। तो कुल मिलाकर हमने संज्ञानात्मक अंधापन, ब्रेन पेज और अपने दिमाग के लिए छोटे शिक्षक बनने के विचार पर गहराई से चर्चा की। मूल विचार जानकारी के एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होने से ज्ञान के एक सक्रिय निर्माता बनने की ओर बढ़ना है। बिल्कुल, ये शोध एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त होता है। वास्तविक सीखना तब शुरू होता है जब दिमाग देखता है। ये सिर्फ आंखों से देखना नहीं, बल्कि समझ से देखना है। ये एक बेहतरीन समापन बिंदु है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर इस चर्चा के बाद विचार किया जा सकता है। सवाल यह है कि अगर पारंपरिक स्कूली शिक्षा हमें समझ के प्रति अंधा बना सकती है, तो हमारी शिक्षा से मिले और कौन से अनदेखे मानसिक मॉडल या धारणाएं हो सकती हैं, जो कक्षा छोड़ने के बहुत बाद भी हमारे वयस्क जीवन में हमारे सोचने और समस्याओं को हल करने के तरीके को आकार दे रही हैं।